सोचिए जरा कि आपने बैंक से 100 रुपए का कर्ज लिया। बैंक ने आपसे कहा समय पर पैसा लौटाइए। आपने कहा साहब फसल खराब हो गई है, नौकरी चली गई है, घर में बीमारी आ गई है, अभी पैसे नहीं हैं। बैंक बोलेगा ठीक है, ब्याज जोड़िए, नोटिस लीजिए और किस्त भरिए, नहीं तो आपकी संपत्ति पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। देश के एक बड़े कारोबारी के मामले में करीब 22,000 करोड़ रुपए के एडमिटेड क्लेम्स के मुकाबले क्रेडिटर्स को करीब 6.5 करोड़ रुपए मिलने वाली पेमेंट प्लान को एनसीएलटी ने मंजूरी दी है। मतलब हर 100 रुपए के दावे पर करीब 3 पैसे की रिकवरी। इसे अब जरा और आसान भाषा में और शब्दों में समझिए तो यह कि यदि कारोबारी ने 100 रुपए कर्ज लिए हैं तो उसे सिर्फ 3 पैसे ही वापस करने हैं, बाकी सारा पैसा माफ। अब सवाल यह नहीं कि कानून में ऐसा प्रावधान क्यों है, सवाल यह है कि कानून का यह रास्ता आम आदमी के लिए कितना आसान है। किसान की 2 लाख की फसल लोन की किस्त अटक जाए तो इसकी चिंता खत्म नहीं होती है, लेकिन हजारों करोड़ के कर्ज में फंसे बड़े कारोबारी के मामले में अगर रिकवरी इतनी छोटी हो जाए तो देश पूछेगा आखिर कर्ज की दुनिया में इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर है या नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए योगेश पांडे का। तो कहानी शुरू होती है 22,000 करोड़ से। मामला है जी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन सुभाष चंद्रा के पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का। एनसीएलटी ने करीब 22,000 करोड़ के एडमिटेड क्रेडिटर्स क्लेम के मुकाबले लगभग 6.5 करोड़ की रिपेमेंट प्लान को मंजूरी दी है। इसका मतलब है करीब 99.9% का हेयर कट। अब हेयर कट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल समझिए कि क्रेडिटर्स को हर 100 रुपए के दावे पर लगभग 3 पैसे ही वापस मिलेंगे। और यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है, यह ऐसा मामला नहीं है कि कोई बैंक मैनेजर बैठा हो और उसने अपनी मर्जी से 22,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हों। यह इंसॉल्वेंसी और बैंक क्रप्सी कोड के तहत चल रही कानूनी सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है। एनसीएलटी ने डिसेंटिंग क्रेडिटर्स की आपत्तियों को खारिज करते हुए प्लान को मंजूरी दी है। यानी कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना भी अपनी जगह है। और यही सवाल इस पूरे मामले को आम आदमी से जोड़ देता है। अब जरा किसान के खेत तक चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं और आप कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान के किसी छोटे किसान के, उसने बैंक से फसल के लिए कर्ज लिया, बीज खरीदा, खाद खरीदी, डीजल खरीदा और फिर सिंचाई कराई, दिन रात खेत में मेहनत की, लेकिन फिर बारिश ने धोखा दे दिया, या सूखा पड़ गया, या मंडी में फसल का भाव गिर गया, या फसल तैयार होने के बाद बाजार में कीमत इतनी नहीं मिली कि लागत भी निकल सके। ऐसी स्थिति में किसान के सामने सिर्फ एक सवाल रह जाता है, बैंक की किस्त कैसे भरूं। वह बैंक जाता है, कभी मोहलत की उम्मीद करता है, कभी सरकारी राहत की उम्मीद करता है, तो कभी फसल बीमा के पैसे का इंतजार करता है, और कई बार परिवार के खर्च काटकर कर्ज की किस्त चुकाता है। क्या सरकारों ने कभी सोचा है कि किसान आखिर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस किसान के लिए 50,000 या 1 लाख रुपए भी छोटी रकम नहीं है। उसके लिए वह पैसा उसकी बेटी की पढ़ाई है, उसके बेटे की फीस है, घर का राशन है, अगली फसल का बीज है। उसके लिए कर्ज फिर बैलेंस शीट भर और बैलेंस शीट का एक नंबर नहीं रह जाता है। कर्ज उसके घर की नींद है। और सिर्फ किसान ही क्यों, शहर में रहने वाला आम आदमी भी कर्ज से जूझता है। किसी ने घर के लिए होम लोन ले लिया, किसी ने बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले लिया, किसी ने बीमारी के इलाज के लिए पर्सनल लोन लिया, तो किसी ने दुकान शुरू करने के लिए बैंक से पैसा लिया। अब इस बीच सोचिए जरा, नौकरी चली गई,
तो ईएमआई सामने खड़ी है, बिजनेस में घाटा हो गया तो बैंक सामने खड़ा है, एक दो किस्तें अटक गई तो फोन आने लगते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री खराब होने का डर होता है कि भविष्य में फिर दोबारा लोन मिल पाएगा या नहीं, पेनाल्टी का डर सताता रहता है, नोटिस का डर रहता है, और सबसे बड़ा डर कहीं घर और रोजी रोटी ही खतरे में ना पड़ जाए। यही वह जगह है जहां आम आदमी इस पूरे मामले को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखता है। वह पूछता है, अगर बड़े कर्ज के मामले में इंसॉल्वेंसी कानून रिकवरी का इतना बड़ा हेयर कट स्वीकार कर सकता है, तो छोटे कर्जदारों के लिए भी क्या ऐसा मानवीय रास्ता नहीं होना चाहिए? और तभी विजय माल्या की एंट्री होती है। इस मामले पर विजय माल्या ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। विजय माल्या ने सुभाष चंद्रा को बधाई देते हुए अपने मामले का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार और बैंकों ने उनसे 14,100 करोड़ की रिकवरी की बात कही है, जबकि जजमेंट अमाउंट 6,203 करोड़ बताया गया। माल्या ने इसी तुलना के आधार पर भारतीय डेब्ट रेजोल्यूशन व्यवस्था पर सवाल भी उठाया और इसे इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन जस्टिस जैसे तंज के साथ पेश किया। लेकिन इस बीच माल्या के बात को आंख बंद करके सही मान लेना भी ठीक नहीं होगा। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कि माल्या की बात बिल्कुल ठीक है और आप आंख बंद करके स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि उनका अपना बैंकिंग और रिकवरी विवाद अलग मामला है। फिर भी उनकी टिप्पणी ने एक बड़ा सवाल जरूर पैदा कर दिया है। क्या अलग अलग कर्जदारों में मामलों में रिकवरी का अनुभव इतना अलग हो सकता है कि लोगों को व्यवस्था के साथ असमानता महसूस होने लगे? और इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस फैसले पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वित्तीय भाषा में इसे हेयर कट कहा जाता है, लेकिन इस मामले में यह हेयर कट नहीं बल्कि मुंडन जैसा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आईबीसी का उद्देश्य क्रेडिटर्स को अधिकतम संभव रिकवरी दिलाना है, तो इतनी कम रिकवरी किस तरह उस उद्देश्य से मेल खाती है? ऐसे में सरकार से सवाल है कि क्या हमारी आर्थिक व्यवस्था में रिकवरी का बोझ सबसे ज्यादा कमजोर कर्जदार पर पड़ता है? अब जरा यहां समझ लीजिए कि हेयर कट आखिर होता क्या है, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था कि मैं आपको बताऊंगा। तो हेयर कट कुछ इस तरह समझिए कि मान लीजिए बैंक को किसी व्यक्ति या कंपनी से 100 रुपए लेने हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में एक तय होता है कि 100 रुपए वापस मिलना अब संभव नहीं है, तो क्रेडिटर्स कम रकम स्वीकार करते हैं। बाकी रकम का हिस्सा हेयर कट कहलाता है। और समस्या तब पैदा होती है जब हेयर कट इतना बड़ा हो जाए कि आम आदमी की आंखों में सवाल खड़ा हो जाए। यहां करीब 99.9% का हेयर कट सामने आया है। सोचिए आप, यानी 100 रुपए के दावे में करीब 99 रुपए की रकम रिकवर नहीं हो रही है। अब सवाल है, क्या यह कॉमर्शियल रियलिटी है या व्यवस्था की कमजोरी? तो इसका जवाब अदालत और इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट्स ही दे पाएंगे। लेकिन इसका असर आम आदमी की सोच पर जरूर पड़ता है, क्योंकि वह देखता है कि उसके छोटे कर्ज की एक किस्त भी कितनी भारी पड़ सकती है। और ऐसे में सरकार से सबसे बड़ा सवाल है, सरकारें किसानों से कहती हैं कि कर्ज लीजिए, आप अपना व्यवसाय कीजिए, आप एमएसएमई बढ़ाइए, अपना घर बनाइए, खुद की छत के नीचे रहिए, शिक्षा के लिए लोन लीजिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाइए। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में कोई छोटा आदमी फंसता है, तो क्या उसके लिए भी उतनी ही संवेदनशील व्यवस्था है? यह एक बड़ा सवाल है। क्या बैंकिंग सिस्टम में छोटे कर्जदार के लिए रिस्ट्रक्चरिंग और सेटलमेंट का ज्यादा आसान बनाया जा सकता है? क्या किसान के लिए मौसम और बाजार के जोखिम को ध्यान में रखकर कर्ज व्यवस्था बनाई जा सकती है? क्या छोटे कारोबारी के लिए रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हो सकता है, जहां वह एक गलती के बाद पूरी जिंदगी कर्ज में ना फंसे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या टू बिग टू फेल जैसी मानसिकता से देश को बाहर
निकालना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में कानून सिर्फ बड़े आदमी की सुरक्षा का रास्ता नहीं हो सकता है। कानून का भरोसा उस किसान को भी मिलना चाहिए जो 2 एकड़ जमीन पर खेती करता है। उस दुकानदार को भी मिलना चाहिए जिसकी दुकान ही उसकी पूरी दुनिया है। और उस कर्मचारी को भी मिलना चाहिए जिसकी नौकरी जाने के बाद ईएमआई फिर भी नहीं रुकती है। असली सवाल 22,000 करोड़ का नहीं है, इस बात को आप जरा समझिए। और इस पूरी कहानी को सिर्फ सुभाष चंद्रा बनाम एनसीएलटी बनाकर देखना आसान है, लेकिन असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल है कर्ज की संस्कृति का। जब कोई गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज लेता है तो उसे जिम्मेदार बनने की सीख दी जाती है। उसे कहा जाता है समय पर ईएमआई भरो। बैंक का पैसा है, जनता का पैसा होता है। बिल्कुल सही है, जो बैंक में जमा है पैसा वो जनता का पैसा ही है। लेकिन फिर यही सिद्धांत बड़े कर्जदारों पर भी उतनी ही मजबूती से लागू होना चाहिए, क्योंकि बैंक का पैसा आखिर किसका है? जनता का। बैंकों में जमा पैसा किसका है? जनता का। और जब बड़े कर्ज की रिकवरी कम होती है तो उसका असर किसी न किसी रूप में वित्तीय व्यवसाय पर पड़ता है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि किसने कितना चुकाया, सवाल यह भी है कि किसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। क्योंकि भारत का किसान जब कर्ज लेता है तो उसके पीछे उसकी जमीन होती है, और इसी बीच जब मजदूर कर्ज लेता है तो उसके पीछे उस मजदूर की मेहनत होती है, और मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज लेता है तो उसके पीछे उसकी नौकरी और भविष्य होता है। छोटा दुकानदार कर्ज लेता है तो उसके पीछे उसकी पूरी दुकान होती है, और बड़े कारोबारी जब हजारों करोड़ का कर्ज लेते हैं तो उसके पीछे कंपनियां, एसेट्स, लीगल स्ट्रक्चर्स और इंसॉल्वेंसी लॉज की पूरी व्यवस्था होती है। कानून सबके लिए होना चाहिए, लेकिन न्याय का एहसास भी इस बीच सबके लिए बराबर होना चाहिए। 22,000 करोड़ के दावे के सामने 6.5 करोड़ की रिकवरी कानूनी प्रक्रिया का परिणाम हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जनता को यह पूछने का अधिकार जरूर है। अगर 100 रुपए का कर्ज लेने वाला गरीब 100 रुपए लौटाने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करता है, तो हजारों करोड़ के कर्ज में फंसे बड़े कर्जदार के मामले में सिर्फ कुछ रुपए प्रति 100 रुपए या कुछ पैसे प्रति 100 रुपए की रिकवरी को दिखाकर और देखकर सवाल क्यों ना पूछा जाए? सरकार से सवाल है, क्या भारत की कर्ज व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें किसान को भी राहत मिले, आम आदमी को भी राहत मिले, और बड़े कारोबारी के मामले में भी पारदर्शिता बनी रहे? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़े उद्योगपतियों से नहीं बनती है। इस बात को हमें और आपको, इसके साथ सरकार को भी समझना होगा। उस किसान से बनती है जो खेत में पसीना बहाता है इस देश की अर्थव्यवस्था। उस मजदूर से बनती है जो रोज कमाकर घर चलाता है। उस छोटे दुकानदार से बनती है जो सुबह दुकान खोलता है और रात को शटर गिराता है। और उस आम आदमी से बनती है जो बैंक से लिए हर एक रुपए को अपना सम्मान समझकर एक एक पैसा चुकाता है। इसलिए सवाल सिर्फ एक कारोबारी का नहीं है, सवाल है कर्ज के इस खेल में इंसाफ का पैमाना सबके लिए एक जैसा है या नहीं।